हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को क्रॉप फियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों डेवलपमेंट इन प्लांट और दोस्तों ग्रोथ एनालिसिस बताने वाला हूं, जो कि ग्रोथ एनालिसिस में से आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डेवलपमेंट वाले। डेवलपमेंट इन प्लांट, पौधे में वृद्धि के बाद विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, पौधे में जब वृद्धि हो जाती है उसके बाद विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, और इसमें उसके मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। मतलब उसकी संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी। इसमें उसके गुण में परिवर्तन होता है। मतलब दोस्तों, गुण में परिवर्तन कहने का मतलब यह है कि उसमें पुष्प एवं युग्मक का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप पौधे में पुष्प धारण करने की दशा उत्पन्न होती है। यही हो गया दोस्तों डेवलपमेंट। अब देखेंगे दोस्तों डिफरेंट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब दोस्तों, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ग्रोथ में दोस्तों देखते हैं, यह पौधे के प्रारंभिक अवस्था में होता है। दोस्तों, जो ग्रोथ होता है वो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो पौधे की वृद्धि पूर्ण होने के बाद घटित होता है। मतलब दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि पौधे में वृद्धि के बाद विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। यह प्रत्यक्ष है जिसमें बाह्य परिवर्तन होता है। दोस्तों, जो ग्रोथ होता है यह प्रत्यक्ष होता है और इसमें बाह्य परिवर्तन होता है। मतलब इसमें बाहरी परिवर्तन होता है। और जो डेवलपमेंट होता है वह अप्रत्यक्ष अवस्था होता है, जिसमें आंतरिक परिवर्तन होता है। डेवलपमेंट में आंतरिक परिवर्तन होता है और यह अप्रत्यक्ष होता है। ग्रोथ में दोस्तों प्रत्यक्ष होता है, जिसमें बाह्य परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट, जो ग्रोथ होता है मात्रात्मक परिवर्तन है। दोस्तों, मैंने बताया कि डेवलपमेंट में मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, उससे गुण में परिवर्तन होता है। लेकिन वृद्धि में इसका उल्टा होता है, उसमें मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसमें अनेक नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनेक नई कोशिका का निर्माण हो रहा है, मतलब उसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है एवं संख्या में वृद्धि भी हो रही है, तो उसके मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। जबकि डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट में उसके गुण में परिवर्तन होता है। यह गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब दोस्तों उसके गुण में परिवर्तन होता है, जिसमें पुष्प एवं युग्मक का निर्माण होता है। पुष्प एवं युग्मक का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिफरेंट समझ में आया होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ग्रोथ एनालिसिस, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फसलों की वृद्धि की माप एवं विश्लेषण के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर पौधे की वृद्धि एवं उपज के पौधे के विशेषण के विभिन्न मापदंड सुझाए। इन सुझावों में आजकल मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए, विकास को मापने के लिए जो वैज्ञानिक है वो समय समय पे अलग अलग अपनी राय दिए हैं, अलग अलग अपना सुझाव दिए हैं। उन सुझावों से दोस्तों ये जो 6 सुझाव हैं आप लोग बताऊंगा, आजकल इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हें पहला है दोस्तों LAI, मतलब लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स, इसे शॉर्ट में LAI कहते हैं। दूसरा होता है क्रॉप ग्रोथ रेट, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। CGR इसे कहते हैं। पूछ देगा दोस्तों CGR का सूत्र लिखिए। तो CGR का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि क्रॉप ग्रोथ रेट होता है। RGR रिलेटिव ग्रोथ रेट, मतलब दोस्तों इसे शॉर्ट में RGR कहते हैं। अगला है लीफ एरिया ड्यूरेशन, जिसे शॉर्ट में LAD कहते हैं। और अगला है नेट एसिमिलेशन रेट, जिसे दोस्तों हिंदी में शॉर्ट में NAR कहते हैं। और अगला था दोस्तों HI, वह अगले पेज पे है दोस्तों। HI का मतलब होता है दोस्तों हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स दोस्तों, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप लोग। इसके बाद अब मैं सभी के बारे में बताऊंगा, सबके सूत्र के बारे में सिर्फ बताऊंगा दोस्तों, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। यह जो दोस्तों होता है LAI, या पत्तियों के क्षेत्र एवं भूमि के क्षेत्र का अनुपात होता है। जो LAI होता है या पत्तियों के क्षेत्र एवं भूमि के क्षेत्र का अनुपात होता है। दोस्तों, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण और जो मेटाबॉलिज्म क्रिया और ग्रोथ होती है, दोनों प्रभावित होते हैं। तो LAI बराबर क्या होता है दोस्तों, लीफ एरिया बटे ग्रोथ एरिया। LAI बराबर लीफ एरिया बटे ग्रोथ एरिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं LAI बराबर लीफ एरिया बटे ग्रोथ एरिया। अगला है दोस्तों CGR, जिसे कहते हैं क्रॉप ग्रोथ रेट। दोस्तों, इसका काम होता है कि जैसे कोई फसल बोया गया है, या प्रदर्शित करता है कि फसल में वृद्धि, समस्या में कमी, या कोई तीव्रता गति से हो रही है इसमें कि नहीं। इसमें प्रतिदिन उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा को ग्राम में व्यक्त किया जाता है,
जो दोस्तों इस प्रकार है। इसका इसका सूत्र दोस्तों जो होता है CGR का, वो होता है W2/W1/T2 - T1, जहाँ दोस्तों W का मतलब होता है वेट से और T1 और T2 का मतलब होता है टाइम से। अगला पॉइंट है दोस्तों RGR, जिसे कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसे हिंदी में कहते हैं सापेक्ष वृद्धि दर। इसका दोस्तों मुख्य कार्य समय विशेष में किसी फसल के प्रारंभिक शुष्क भार की तुलना में हुई भार की वृद्धि को प्रदर्शित करना होता है। इसका मुख्य कार्य दोस्तों शुष्क भार की तुलना में हुई भार की वृद्धि को प्रदर्शित करना होता है। इसका सूत्र देख लेते हैं दोस्तों, log EW2 - W log EW1/T2 - T1। log E दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है log EW2 - log EW1/T2 - T1, जहाँ दोस्तों log W2 - W1 से आशा है W1 एवं W2 क्रमशः T1 एवं T2 समय में उत्पन्न शुष्क पदार्थ की मात्रा ग्राम में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर W2 का मतलब है दोस्तों T1 एवं T2 समय में उत्पन्न शुष्क पदार्थ की मात्रा को ग्राम में व्यक्त करना। अगला दोस्तों आता है NAR, जिसे कहते हैं नेट एसिमिलेशन रेट। इसका दोस्तों फार्मूला होता है थोड़ा बड़ा है, NAR = W2 - W1 इंटू log E। आप लोग दोस्तों मैं लिख के दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, NAR बराबर मतलब नेट एसिमिलेशन रेट बराबर = W2 - W1 log EL2 - log EL1/T2 - T1 ब्रैकेट में L2 - L1, जहाँ दोस्तों L1 एवं W1 पौधे का T1 समय पर लिया गया लीफ एरिया एवं ड्राई वेट है, और L और W2 पौधे का T2 समय पर लिया गया लीफ एरिया एवं ड्राई वेट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको NAR समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं LAD। ये भी दोस्तों थोड़ा बड़ा है। इसका कार्य होता है दोस्तों पौधे द्वारा उत्पन्न शुष्क पदार्थ की मात्रा, लीफ एरिया, चयापचय दर एवं पर्ण क्षेत्र पर निर्भर करना। दोस्तों जो करता है उसी को इसमें ज्ञात किया जाता है। LAD में मतलब लीफ एरिया ड्यूरेशन इसे कहते हैं। तो इसको देखिए, L1 + L2/2 L1 + L2/2 गुणे T2 - T1 प्लस L1। आपको इसको भी मैं लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, L1 + L2/2 इंटू T2 - T1 प्लस Ln - 1/2 प्लस Ln इन ब्रैकेट Tn - Tn - 1। यहाँ दोस्तों N नंबर है और L होता है लीफ एरिया। Ln Tn समय पर का लीफ एरिया होता है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है हार्वेस्ट इंडेक्स। उसको दोस्तों मैं लिख देता हूँ। हार्वेस्ट इंडेक्स को दोस्तों HI कहते हैं। HI = होता है दोस्तों बायोलॉजिकल यील्ड अपॉन इकोनॉमिकल यील्ड। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, HI बराबर मतलब हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर बायोलॉजिकल यील्ड अपॉन इकोनॉमिकल यील्ड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को हार्वेस्ट इंडेक्स समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ऑब्जर्वेशन वाटर ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग लेक्चर के माध्यम से समझ लीजिएगा। पौधे के बाहर का अधिकतम अंश जल सभी पौधे एवं जीवित प्राणियों को इसकी आवश्यकता जीवन की सभी अवस्थाओं में पड़ती है। और दोस्तों इसका प्रॉपर्टीज में वाटर का प्रॉपर्टीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो इसका मुख्य पोषक तत्व जीव द्रव्य का प्रमुख भाग है। तो जो जल होता है वह पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है और जीव द्रव्य का प्रमुख भाग होता है। जल के अनुपस्थिति में पौधा जीवित नहीं रह सकता। सभी खनिज तत्व तथा गैस घुलित अवस्था में ही पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन करते हैं। दोस्तों ये जल के कारण ही ऐसा होता है। आगे देखते हैं बीज के अंकुरण में जल आवश्यक होता है। दोस्तों बीज के अंकुरण में भी जल का बहुत ही आवश्यक होता है। पादप कोशिकाओं की दृढ़ता बनाए रखने के लिए पौधे के अनेक उपापचयी क्रियाएं जल की सहायता से चलती हैं। इसके बाद दोस्तों आता है स्ट्रक्चर ऑफ रूट सिस्टम। दोस्तों जो रूट होता है ना, वह अपने मूलरोम द्वारा ही सबसे ज़्यादा जल को अवशोषित करता है। जल अवशोषण की क्रिया संपूर्ण जड़ तंत्र से नहीं बल्कि जड़ों के मूलरोम से होती है। इसमें दोस्तों आपको मैं और बता देता हूँ,
मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्वेशन वाटर दोस्तों यह दो प्रकार का होता है। एक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, एक होता है पैसिव ऑब्जर्वेशन। एक्टिव ऑब्जर्वेशन उसे कहते हैं दोस्तों इसको कहते हैं हिंदी में सक्रिय अवशोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेनर ने, दोस्तों एक साइंटिस्ट थे रेनर, सक्रिय अवशोषण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेनर ने किया था। यह अवशोषण उस अवस्था में होता है जब वाष्पोत्सर्जन धीरे धीरे होता है। दोस्तों जब वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे होगा तो यह अवस्था उसमें होगा तथा मृदा में जल की मात्रा पर्याप्त होती है। इसमें जड़ की कोशिकाएं अपने इच्छा से जल अवशोषण की क्रिया करती हैं। इसमें मूलदाब भाग लेता है। यह दो प्रकार से संभव होता है, ओस्मोटिक ऑब्जर्वेशन वाटर, नॉन ओस्मोटिक ऑब्जर्वेशन वाटर। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि एक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने प्रकार से संभव है। तो दो प्रकार से संभव है, एक ओस्मोटिक ऑब्जर्वेशन वाटर, दूसरा नॉन ओस्मोटिक ऑब्जर्वेशन वाटर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।